Good morning, students. Today I will start my new topic from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In this lecture, I will explain a numerical from the topic when revised values of assets and liabilities are not to be recorded. In this method, we have to pass a adjustment entry on gain on revaluation or net effect of assets and liabilities. So for this I take a numerical from your book T.S. Grewal. I'll take question number 21. In this question, X, Y and Z share profit as 5:3:2. They decide to share their future profit as 4:3:3 with effect from 1st April 2018. On this date, the following revaluations have been taken. There is a book value and revised value. First asset is investment, then second is, and their values are given: plant and machinery, land and building, outstanding expenses, sundry debtors and trade creditors. And after that, there is a line: pass necessary adjustment entry to be made because of the above changes in the values of assets and लाइबिलिटीज़. आपको यहाँ पे कोई जनरल एंट्री यहाँ पे नहीं नोट करनी है या लिखनी है. यहाँ पे क्या करना है आपको? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू आपको जो भी यहाँ पे नेट इफेक्ट या जो भी वैल्यूज़ में चेंज हुआ है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, उस वैल्यू को एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना है. तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप की एडजस्टमेंट दी होगी कि आपको जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू या रिवाइज वैल्यू गिवन होगी और बाद में आपको सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड मेथड को ऑप्ट करना है. इन दिस सेकंड मेथड वी हैव टू पास ओनली एडजस्टमेंट एंट्री. सो वी टेक for this question in first step, calculate net effect of revaluation. नेट इफ़ेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन का मीनिंग ये है यहाँ पे कि जब एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है या रीअसेस किया जाता है, उसके को रीअसेस करने के बाद हमारी टोटल कितना नेट वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे या कितनी वैल्यू हमें मिलेगी. तो यहाँ पे जैसे आपकी फर्स्ट एसेट है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 22,000 एंड रिवाइज वैल्यू इज़ 25,000. तो आप देख रहे हैं कि बुक वैल्यू आपको गिवन है 22,000 और रिवाइज वैल्यू कितनी है 25,000. तो कितना इंक्रीज़ हुआ है? 3,000. तो जब भी कोई फिक्स एसेट इंक्रीज़ होती है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करते थे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता था? प्रॉफिट. लेकिन यहाँ पे कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाएगा, सिर्फ हम उसके नेट इफ़ेक्ट को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. तो पहला नेट इफ़ेक्ट क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्या है? इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. कितनी वैल्यू में इंक्रीज़ कितना हुआ है? 3,000. कितनी वैल्यू में इंक्रीज़ हुआ है? 3,000. क्योंकि हमारी ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई है तो हमारा जो भी इफ़ेक्ट होगा वो प्लस की फॉर्म में होगा. देन दूसरी वैल्यू है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 25,000 एंड 20,000. तो यहाँ पे जो भी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू आपको गिवन है 25,000 और रिवाइज वैल्यू गिवन है 20,000. तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 5,000. क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है तो इस वजह से हमें इसे क्या करना है? लेस. डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी. कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है हमारे पास यहाँ पे? 5,000. क्योंकि वैल्यू माइनस की है तो आपको माइनस साइन नहीं लगाना है, यहाँ पे उसे ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे
माइनस या प्लस साइन ही आप शो करोगे, आप जो भी माइनस की टर्म्स होंगी उसे किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। देन थर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है आपको 40,000 एंड रिवाइज वैल्यू इज़ 50,000। क्योंकि ये इंक्रीज हुई है तो यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज हुई है तो इसे क्या करना है आपको, ऐड। इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग कितना इंक्रीज हुआ है हमारे पास, 10,000। तो 10,000 यहाँ पे आपको लिख लेना है। जो भी माइनस की टर्म्स होंगी उसे ब्रैकेट में शो करना है और जो प्लस की टर्म में होंगी उसे ब्रैकेट में शो नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आपको गिवन है बुक वैल्यू है 5600 और आपकी रिवाइज वैल्यू है 6000। क्योंकि ये भी इंक्रीज़ हो रही है तो अगर आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम उसे कहाँ दिखाते हैं, एक तरीके का लॉस है। लॉस को क्या करना है, लेस करना है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना इंक्रीज़ हुआ है, 400। क्योंकि जो भी टर्म्स आप लेस करोगे उसे आपको किस में शो करना है, ब्रैकेट में। हम माइनस की टर्म को यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। देन है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपको क्वेश्चन के अंदर है 60,000 बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू इज़ 50,000। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 10,000। ये भी लॉस है हमारे लिए। तो अगर कोई फिक्स एसेट हमारे लिए डिक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स तो उसको भी क्या करना है आपको, लेस। कितनी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, 10,000। इसको भी आप क्या करोगे, ब्रैकेट में करो। एंड लास्ट इस ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स बुक वैल्यू है आपकी 70,000 एंड रिवाइज वैल्यू है 60,000। ये क्या चीज़ हुई है, हमारी डिक्रीज़ हुई है। क्योंकि ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट। तो इसे क्या कर देना आपको, ऐड। डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना डिक्रीज़ हुआ है, 10,000। अब यहाँ पे आपका नेट इफ़ेक्ट कैलकुलेट करोगे। नेट इफ़ेक्ट मीन्स इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद कितना आपने अमाउंट गेट की। तो यहाँ पे आपकी प्लस की टर्म्स हैं 3,000, देन 10,000 13,000 और प्लस 10,000 23,000। उसके बाद है माइनस की टर्म्स हैं हमारे पास, इसको 23,000। माइनस की टर्म्स हैं आपकी 5,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000। तो आपका माइनस की टर्म्स हैं 15,400। इन दोनों का जो भी नेट इफ़ेक्ट होगा वो कितना आएगा आपका, 7,600। ये आपकी जो अमाउंट आएगी वो क्या कहलाएगी। यहाँ पे प्लस की टर्म्स को मैंने अलग लिखा है 23,000 है और माइनस की टर्म जो ब्रैकेट में थी वो कितनी है आपकी 15,400। क्योंकि माइनस की टर्म्स कम है और प्लस की टर्म्स ज़्यादा हैं तो हमारा जो भी अमाउंट हम गेट करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो जब भी आपका प्लस में आंसर आएगा तो वो हमारा क्या होगा, गेन ऑन नेट इफ़ेक्ट। मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे गेन वर्ड यूज़ करोगे आप या प्रॉफिट वर्ड यूज़ करोगे। कितना गेन हुआ है, मैं 76,000। ये आपका पहला स्टेप था। देन सेकंड स्टेप में आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप कैलकुलेट गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशो या फिर आप बोल सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दो रेशो गिवन है। कौन कौन से रेशो हैं आपके पास, यहाँ पे हैं क्वेश्चन के अंदर, XYZ शेयर प्रॉफिट 5:3:2। पहला रेशो था इनका 5:3:2 एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। और फ्यूचर में जो भी इनका शेयर है तो दिस इज़ ओल्ड रेशो एंड दिस इज़ न्यू रेशो, क्योंकि फ्यूचर वाला आपका न्यू रेशो होगा।
तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे x, y और z 3 पार्टनर्स थे, मैंने यहीं डायरेक्ट ले लिया है। हम ओल्ड रेशो रखेंगे यहाँ पे और न्यू रेशो रखेंगे यहाँ पे। तो सिंपल सा वो है 5:3:2 है, तो x का फर्स्ट रेशो आ जाएगा आपका 5/10, y का आ जाएगा 3/10 एंड z का आ जाएगा 2/10। यहाँ पे मैंने लिख लिया है 5/10, 3/10 एंड 2/10, उनका जो भी रेशो था। अब और न्यू रेशो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4:3:2। तो न्यू रेशो कैसे लिखोगे, 4/10 में, क्योंकि सभी को ऐड करने के बाद 4 + 3 + 3 10 आएगा और यहाँ पे 5 + 3 + 2 आएगा। तो आपका 4/10 यहाँ पे आ जाएगा दूसरा रेशो x का 3/10 और इसका आ जाएगा 3/10, क्योंकि सबका बेस इक्वल है 10 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है इस कंडीशन में, क्योंकि दोनों के तीनों ही की कंडीशन में बेस सेम है। तो आपको 5 - 4 1/10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे इक्वल 0 वैल्यू आएगी आपकी। देन 2 - 3, क्योंकि 3/10 बड़ा है इससे, तो यहाँ पे माइनस की टर्म में आएगा 1/10। तो अगर आपका माइनस में आता है रिज़ल्ट, देन क्या होता है, आपको गेन होता है। किस पार्टनर को गेन हो रहा है, जेड को। और अगर आपका प्लस में आता है तो इसको क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ये था आपका सेकंड स्टेप। हमें यही कैलकुलेशन करनी थी किस पार्टनर, कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। ठीक है। देन आफ्टर दैट इन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कैलकुलेट proportionate amount of net effect, जो भी कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कैलकुलेशन कितनी करी थी, 7600 की, तो आपको अब क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर का करेंगे पहले हम। 7600 पार्टनर, कौन था गेनिंग पार्टनर हमारा, जेड था ना। गेनिंग लिख दो यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर कितना था, इनटू इसका जो शेयर था वो कितना था हमारा गेनिंग पार्टनर का, -1/10। तो आपको यहाँ पे माइनस नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ शेयर लिखना है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको माइनस सिर्फ इस वजह से, माइनस की टर्म से आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 760। अब आ जाओ एक्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, इसका भी वैसे ही आपको करना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तो जो भी नेट इफ़ेक्ट होगा उसको उनके शेयर से इंटू करना है। तो यहाँ पे भी ये शेयर 1/10 ही था, लेकिन माइनस में नहीं था, प्लस में था। तो जो प्लस में होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो माइनस वाला है वो गेनिंग पार्टनर। वही सेम अमाउंट हम गेट करेंगे यहाँ पे 760। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में वी हैव टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब गेन होता है, गेन की कंडीशन में हमारे इफ़ वी गेट, या फिर लिखते हैं इफ़ वी गेन ऑन नेट इफेक्ट,
तब क्या करना है आपको, क्या जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा था, गेन हो रहा था। कितना गेन हो रहा था, 7600 का। तो 7600 का क्योंकि गेन हो रहा था, उस कंडीशन में हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा गेनिंग पार्टनर कौन सा था, Z2, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन था, X। डेबिट कितनी अमाउंट से, 760 एंड 760। आपको 7600 नहीं लेना है, जो नेट इफेक्ट आपने उनके शेयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है वो अमाउंट आपकी यहाँ पे मेंशन होगी। ये होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या नरेशन होगी आपकी, being adjust the net effect on revaluation to partners gaining and sacrificing ratio. Clear? This is the question. I hope you all will understand. Thank you.